देखो क्लास 12 का जो आपकी प्रश्नावली 10.4 है 10.4 है, वह केवल इस बात पे आधारित है सदिश राशि पे। यदि हमारे पास कहीं दो सदिशों का गुणनफल आ जाता है तो हम उनको कैसे निरूपित करते हैं और उनका कैसे मान निकाला जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने कोई यहाँ पर किसी दो वेक्टरों की स्थिति ऐसे दर्शाया, जैसे आपका ये हो गया वेक्टर ए और ये आपका हो गया वेक्टर बी हो गया। तो यदि हमें दो सदिशों का गुणनफल निकालना हो तो सदिश को हम गुणनफल में कैसे निरूपित करेंगे? ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है सदिश राशि। जैसे आपने क्लास 10 जो आपकी पिछली प्रश्नावली थी 10.3, वह केवल किस कॉन्सेप्ट पे आधारित था? अदिश कॉन्सेप्ट पे आधारित था कि अदिश राशि थी। तो यदि अदिश राशि थी तो आपका कॉन्सेप्ट क्या आपने पढ़ा था? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू क्या था आपका? cos थीटा। तो ये चलता था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दो अदिशों का जो गुणनफल प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है? अदिश ही राशि मिलती है। तो इसमें हमारी दिशा का कोई खेल नहीं रहता है। लेकिन ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो दो सदिशों का यदि गुणनफल निकालना हो या दर्शाना हो तो किस चिन्ह द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे? क्रॉस। इसको क्या पढ़ा जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी या ए क्रॉस बी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इनका फार्मूला क्या निकल कर आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और होता है इंटू साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा आप, ये मैंने अदिश की सहायता से इसका सदिश में मैंने सूत्र बनाया। तो जब दो सदिशों का गुणनफल किया जाएगा तो क्या हमारा एंगल लिया जाएगा? त्रिकोणमिति का अनुपात साइन लिया जाएगा, साइन थीटा। अब देखो सवाल यह उठता है कि सर ये वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तथा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये है क्या? तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश का मतलब ऐसा सदिश जिसका मात्रक एक इकाई हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मात्रक सदिश। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो ये मैग्नीट्यूड निकाल दिया गया है, लगा दिया गया, तो ये किस बात को निरूपित करते हैं? मात्रक सदिश को दर्शाते हैं। ये तो मात्रक सदिश हो गए, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं? दो सदिशों का गुणनफल। तो दो सदिश में हमारा यदि दो सदिशों का गुणनफल निकाला जाएगा तो सदिश ही राशि प्राप्त होगी। तो सदिश में हमारा क्या चलता है? दिशा भी चलता है। तो क्या कहीं इन सूत्र में दिशा दर्शाया गया? नहीं। तो हम दिशा को किससे निरूपित करेंगे? एन कैप द्वारा। किसको निरूपित करेंगे? एन कैप द्वारा। तो जैसे यदि मैं डायरेक्ट लिख देता ये सूत्र तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता कि सर ये एन कैप है क्या? तो एन कैप क्या है? वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का लंबवत मात्रक सदिश है। क्या है ये? लंबवत मात्रक सदिश है। अर्थात हमें ये बतलाएगा एन कैप की इस सदिश की दिशा कहाँ होगी? अंदर की तरफ होगी कि बाहर की तरफ होगी? समझ में आया? जैसे अब यहां पर ध्यान दीजिए, इनकी दिशा निकालना है। तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 10th में भी और 12th में भी 11th में भी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का अंगूठा का नियम, दाएं हाथ का नियम। तो देखो इनकी दिशा कैसे निर्धारित किया जाता है, इस बात को आप देखिए।
यदि आपको दिशा व्यक्त करना हो तो जैसे हमें वेक्टर एक पे चलना है, हमें कहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं, वेक्टर ए से। यदि मैं वेक्टर ए से शुरुआत कर रहा हूं तो अपने दाएं हाथ की चारों अंगुलियों को उस सदिश पे रखना और जिस वेक्टर का गुणनफल निकालना उसी की तरफ ऐसे क्या कर देना, मोड़ देना। तो जो ये अंगूठा रहेगा ये किस बात को निरूपित करेगा, उन दोनों वेक्टरों के गुणनफल के सदिश की दिशा को निरूपित करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर से ध्यान दीजिए, यदि मैं दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल निकालूं तो उसके क्रॉस द्वारा निरूपित किया जाता है, लेकिन उसकी दिशा को किस द्वारा निरूपित किया जाता है, एन कैप द्वारा। तो हम जिस बिंदु से गुणनफल करना शुरू करेंगे और अपने दाएं हाथ की चारों अंगुलियों को उसी सदिश पे रख लेना और जिस वेक्टर का बाद में गुणनफल करना उसी की तरफ चारों अंगुलियों को ऐसे मोड़ लेना। तो जब मैं मोड़ूंगा तो ये अंगूठा केवल बचेगा, तो ये अंगूठा इन दोनों सदिशों की किसको बदलाएगा, दिशा को। किस बात को बदलाएगा, दिशा। अर्थात ये दिशा कहां आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है। समझ में आया? इसका जो रोल रहेगा ये रोल उसमें बहुत बड़ी भूमिका निकालेगा। जैसे इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए, यदि मैं आपने अदिश डाट वाले में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यदि मैं आई कैप डाट आई कैप का मान निकालूं तो कितना होता था, 1 होता था। कितना होता था, 1 होता था। लेकिन ये हमारा अदिश है तो इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है, था ही नहीं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, यदि हम दो एक जैसे सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले अर्थात सदिश गुणनफल निकाले तो उनका मान कितना होगा। जैसे यदि मैं आई कैप क्रॉस आई कैप का मान निकालूं तो ये कितना के बराबर होता है, इसको मैं सिद्ध करना चाहता हूं। तो ये जो सूत्र होता है आई क्रॉस गुणे आई कैप क्रॉस गुणे आई कैप, ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। लेकिन कैसे होता है, इसी नियम पे ही आधारित है। देखिए, आप जब किताब की दुनिया से बाहर की दुनिया में आएंगे तो देखेंगे कि हर वस्तुएं अपने आप में क्या है, 3D है। अर्थात उनमें कुछ न कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अवश्य है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जो क्षैतिज रेखा था वह किसको निरूपित करता था, एक्स अक्ष को। ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष को। और जो हवा में हमारा पॉइंट स्थित था ये तीनों एक दूसरे के क्या थे, लंबवत थे। तो ये तीसरा जो पॉइंट होगा कहीं न कहीं क्या होगा, हवा में। तो हम किसी भी बिंदु को हवा में तो दिखा नहीं सकते हैं, तो इस ब्लैक बोर्ड पे हमें दिखाना भी है, तो इसको दिखाने के लिए हमने क्या किया, इस ब्लैक बोर्ड पे लिटा दिया। तो कहीं न कहीं जो जड़ अक्ष है वह इस रूप का दिखाया जाता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन कॉन्सेप्ट के अनुसार ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ध्यान दीजिए, यही ना, ये क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे के अनुसार लंबवत होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि निर्देशांक में एक्स अक्ष को किस कैप द्वारा निरूपित किया जाता है, आई कैप द्वारा निरूपित किया जाता है। और वाई अक्ष को किस कैप द्वारा निरूपित किया जाता है, के कैप द्वारा निरूपित किया जाता है। ये देखो उल्टा हमने लिख दिया, ये गलत है। वाई अक्ष को हम किस कैप द्वारा निरूपित करते हैं, जे कैप द्वारा निरूपित करते हैं। जेड अक्ष को के कैप। अब देखो फार्मूला समझो कि ये कैसे आता है, आई कैप क्रॉस आई कैप का मान 0 के बराबर। यदि मैं आई कैप क्रॉस आई कैप निकालूं तो ये कितने के बराबर होता है, सूत्र क्या चलता है आपका,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के जगह पे क्या है आई कैप। आई कैप का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। इतना क्लियर हुआ। और साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा मैंने यहां पर लिखा, ऐसे मैंने क्या लिखा साइन थीटा लिखा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये कैप है ये किस बात को निरूपित करता है, इसकी दिशा को निरूपित करता है। तो ध्यान दीजिए, तो ये दोनों क्या है, आई कैप का मतलब मैं एक्स एच पे इतनी दूरी तय किया, फिर आई कैप, फिर उसी एच पे मैं चल रहा हूं। तो जब मैं 2 बार इसी एच पे चला तो क्या कहीं कोण बना? नहीं बना, क्योंकि कोण का नियम क्या कहता है कि 2 रेखाओं के बीच बने झुकाव को ही क्या बोला जाता है, कोण बोला जाता है। लेकिन यह जब 2 बार मैं इसी एच पे चला तो कहीं झुकाव बना ही नहीं, तो इसका मतलब उस दशा में मैं थीटा का मान कितना लूंगा 0 अंश लूंगा। थीटा का मान कितना लूंगा 0 अंश लूंगा। तो यहाँ पर आप थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं 0 अंश ले सकते हैं। तो आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर मैंने बताया मैग्नीट्यूड आई कैप, तो ये क्या है मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश का मान कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो इसके जगह पे कितना लिखेंगे, इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह गुणे का चिन्ह, तो मैंने लिखा गुणा। आई कैप किस बात को निरूपित करता है मात्रक सदिश को, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखा तो मैग्नीट्यूड का मतलब मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश का मान कितना होता है 1, क्योंकि मात्रक सदिश का परिभाषा आपकी 10.1 की प्रश्नावली में बताया गया था कि वे सदिश जिनका मात्रक 1 इकाई हो उसी को हम क्या बोलेंगे मात्रक सदिश। तो इकाई का मतलब 1 है तो मैं 1 लिख सकता हूं। और साइन थीटा के जगह पे 0, साइन थीटा की जगह पे 0, तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। कितना होता है आपका 0 होता है। तो 0 का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे तो उसका मान कितना होता है 0 ही होता है। तो देखो आपका सूत्र सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आई कैप क्रॉस आई कैप का मान कितने के बराबर होता है 0। क्रॉस का मतलब 2 सदिशों का गुणनफल और डॉट का मतलब 2 अदिशों का गुणनफल। तो सेम डॉट वाले में मान 1 होता है, क्रॉस वाले में 0 होता है। तो इसका मतलब इसी प्रकार मैं ये भी लिख सकता हूं जे कैप क्रॉस जे कैप का मान कितना होगा 0 होगा, क्योंकि सेम वाले क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यू किसके बराबर हो जा रही है 0, तो इसका मान 0। उसी प्रकार यदि मैं के कैप क्रॉस के कैप निकालूं तो इसका भी मान कितना होगा 0 के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं 2 सदिशों का विपरीत 2 सदिशों का गुणनफल निकालूं, अर्थात कॉन्सेप्ट यहां समझिए, यदि मैं आई कैप क्रॉस जे कैप का मान निकालूं तो ये सूत्र क्या चलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ए की जगह पे क्या है आई कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप और इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू क्या साइन थीटा एन कैप। एन कैप किस बात को निरूपित करता है कि इन दोनों सदिशों का दिशा कहां होगा, बाहर की तरफ होगा कि अंदर की तरफ होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं निकाल रहा हूं आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप किस बात को निरूपित करता है मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश का मान कितना होता है 1, इसका भी मान कितना होगा 1 होगा। अब ध्यान दो, मैं यहां पर अब यहां पर ध्यान दो, ए आपकी वैल्यू क्या है थीटा है, तो थीटा के 2 आपके हैं, मैं क्या निकाल रहा हूं
आई क्रॉस जे कैप। तो आई क्रॉस जे कैप क्या मिल रहा है इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री। देखो इन दोनों रेखाओं के बीच में झुकाव बन गया कि नहीं? बन गया। तो कोण कितना बना? 90 डिग्री का। तो मैं साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 90 लिख सकता हूँ। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। एन कैप है तो एन कैप लिख दीजिए। चलिए आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर एक का गुणा एक में करेंगे कितना होगा? एक। और साइन 90 अंश का मान एक होता है। एन कैप किस बात को निरूपित करता है? उसकी दिशा को निरूपित करता है। तो देखो आई कैप वो क्या हुआ जी? आई कैप क्रॉस, उसको उठाओ, आई क्रॉस और जे कैप बराबर एक का गुणा करेंगे एक में एक, और यहाँ पर इंटू क्या होगा? तो मैंने आई कैप क्रॉस जे कैप का मान जो निकाला 1 एन कैप, तो एन कैप का मतलब उसकी दिशा। तो मैंने कहा यदि दो सदिशों की दिशा को हमें निरूपित करना हो तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लगाएंगे। तो मैंने बताया ये देखो पहले वाले सदिश पे हम अपने चारों अंगुलियों को रखेंगे दाएं वाले हाथ की। तो आई कैप पे मैं आई कैप पे अपने दाएं हाथ की चारों अंगुलियों को रख लिया, और किस वेक्टर की तरफ? दूसरा सदिश क्या है? जे कैप। तो जे की तरफ अपने चारों अंगुलियों को ऐसे मोड़िए। तो जो ये अंगूठा आपका है ये दिशा को निरूपित करेगा। किसको निरूपित करेगा? दिशा को। तो हवा में कौन एच स्थित था? जड़ एच। तो जड़ एच पे किस कैप को निरूपित किया गया? के कैप। तो इसका मतलब मैं एन कैप पे जगह पे क्या लिख सकता हूं? के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर आपका क्या आ जाएगा? 1 गुणे के कैप, और एक का गुणा के कैप में करेंगे तो कितना आ जाएगा? के कैप हो गया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब मैं कैसे चिन्ह ऋणात्मक होता है उसको मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका भी मैं आसान तरीका भी बता दूंगा, ये तो मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूं। यदि हमें कहीं के कैप, जैसे यदि हमें जे कैप आई कैप क्या निकालना हो? जे कैप आई कैप। तो यहां पर देखो यदि हमें जे कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू निकालनी होगी तो इनका मान कितने के बराबर होगा? ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि पहले वाले सदिश पे अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियों को रख लेंगे। तो किस पे अक्ष पे रखेंगे? जे कैप वाले। तो जे कैप पे आप ऐसे रखिए, ऐसे रखे तो आप किस तरफ अपने चारों उंगलियों को मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे? दूसरे सदिश। तो दूसरा सदिश क्या है? आई कैप। तो आई की तरफ अपने उंगलियों को ऐसे फोल्ड कर लिए, तो कहीं न कहीं ये जो होता है ये ऐसे अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब इसकी दिशा कहाँ हो गई? अंदर की तरफ हो गई। अंदर की तरफ का मतलब चिन्ह क्या देगा? ऋणात्मक देगा। कैसे? ध्यान दो, आप जब ऐसे आई कैप जे कैप वाले पे अपने चारों अपने हाथ दाएं हाथ की चारों उंगलियों को रखा और आई कैप की तरफ ऐसे फोल्ड किया, तो ये जो अंगूठा है अंदर की तरफ जाएगा, और जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो किस अक्ष को बतलाएगा? जड़ अक्ष को। किस अक्ष को? जड़ अक्ष को बतलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो जड़ अक्ष था यह कहाँ था? हवा में स्थित था। तो यदि ये बाहर की तरफ आता अंगूठा तो जड़ अक्ष को बतलाता, तो ये अंदर की तरफ जा रहा तभी भी किस अक्ष को बतलाएगा? जड़ अक्ष को ही बतलाएगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के क्या थे? लंबवत थे। तो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है, तो इसकी दिशा किस तरफ हो गई? इस ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ हो गई। तो इसका मतलब क्या? के कैप आएगा, और के कैप की दिशा क्या आ गई? विपरीत आ गई। बनना था हवा में, बन गया कहाँ? अंदर बन गया। तो दिशा विपरीत हो गई कि नहीं? तो यदि दिशा विपरीत हो गई तो चिन्ह हम क्या लगा देंगे? माइनस। क्या लगा देंगे? माइनस। तो जे
कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू जो होगी वह माइनस के कैप के बराबर होगी। इसका आप छोटा तरीका समझो। इसका छोटा तरीका क्या है, ऐसे आप सर्वप्रथम एक सर्कल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? एक सर्कल बना लीजिए और आप ऐसे दर्शा दीजिए आई कैप जे कैप के कैप। तो ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, ये के कैप हो गया। क्या है? आई कैप जे कैप। यदि हमें मान निकालना हो आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू निकालनी हो तो आई से किसकी दिशा में जाए? जे कैप। तो इसके आगे कौन मिलेगा? के कैप। तो धनात्मक मतलब दिशा समान मिली कि नहीं? तो चिन्ह क्या मिल जाएगा? धनात्मक। तो के कैप हो गया। यदि हमें के कैप क्रॉस आई कैप निकालना हो तो क्या मिलेगा? जे कैप मिलेगा। तो यहाँ पर है के कैप क्रॉस आई कैप। तो देखो इसी सेम दिशा में जा रहे हैं कि नहीं? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा आपका जे कैप के बराबर होगा। तो यहाँ क्या हो गया है आपका? जे कैप हो गया। यदि हमें जे कैप क्रॉस के कैप निकालना है तो क्या मिलेगा? आई कैप। तो यहाँ पर लिख दीजिए जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप। अब इसी का उल्टा चलो। इसी का मैं क्या करूं? उल्टा। अब मैं उल्टा चल रहा हूं। जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के। अब देखो जे से मैंने कहा आया आई की तरफ, तो दिशा विपरीत हो गई कि नहीं? यदि दिशा विपरीत हो जाएगी तो चिन्ह क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो माइनस लगा दीजिए। तो मैंने माइनस लगाया और ये तीसरा वाला दिशा को निरूपित करेगा तो क्या आ जाएगा? के कैप। उसी प्रकार आई कैप क्रॉस के कैप, दिशा क्या आ रहा है? उल्टा। तो चिन्ह क्या मिलेगा आपका? माइनस जे कैप। ऐसे निकाल लोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आप हमेशा याद रखिएगा जे कैप क्रॉस जे कैप का जो मान होता है वह 0 होता है और आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू कितनी के बराबर होती है? के कैप। मैंने इसको सिद्ध करके बदला दिया। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब सवाल यह उठता है कि हम सवालों को कैसे लगाएंगे। यदि हमें दो सदिशों का गुणनफल निकालना हो, यदि हमें दो सदिशों का क्या निकालना हो? गुणनफल। जैसे यदि हमारे पास कहीं सदिश कोई हमारा दिया गया है, वेक्टर ए जो दिया गया है वह मान दिया गया है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप दिया गया है, और कोई हमारा वेक्टर बी दिया गया है वह क्या दिया गया है? a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। हमें यदि दो सदिशों का गुणनफल निकालना हो तो दो सदिशों के गुणनफल को किस चिन्ह द्वारा निरूपित करते हैं? क्रॉस। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा? ये आप इस बात को निरूपित करता है, आप इनका गुणनफल करके लगाएंगे तो लंबा मेथड जाएगा, लेकिन छोटा तरीका आप समझिएगा। यदि मैं आपको ऐसा कुछ बना दूं तो आपको कुछ याद आया होगा, क्लास 12 के भाग पहले का अध्याय आपका तीसरा, उस अध्याय तीसरे का क्या नाम है? शारीरिक। और शारीरिक को हम निरूपित करते हैं दो खड़ी लाइनों द्वारा। तो ये शारीरिक का प्रतीक हो गया। तो ये क्या चलेगा? आई कैप जे कैप के कैप। चिन्ह क्या चलेगा? प्लस माइनस प्लस। ये शारीरिक का कॉन्सेप्ट होता है। प्लस होगा। ये देखो प्लस माइनस प्लस, 2 बार माइनस लिख दिए थे तो ये चिन्ह हो गया। अब देखो वेक्टर ए, पहले वाले रो में किसको स्थित करो? वेक्टर ए को। तो वेक्टर ए के हम अदिश घटक को निरूपित करते हैं। तो अदिश घटक क्या है? a1 b1 c1। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? a1 b1 c1। और वेक्टर बी के अदिश घटक क्या है? a2 b2 c2। ऐसे लिख दिए। यदि हमें आई कैप का मान निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, तो आई कैप का चिन्ह क्या है?
प्लस, तो प्लस एक अवयव के साथ लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है। तो ये किस रो किस कॉलम में आएगा? फर्स्ट रो हो गया और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद और इसके मुख्य विकर्णों का आपस में हम क्या कर लेते थे? गुणा, और बीच में चिन्ह क्या लगाते थे? माइनस। तो क्या बनेगा? B1C2 माइनस B2C1 बनेगा। क्या बनेगा? B2C1। दूसरे का चिन्ह क्या है? माइनस। कौन कैप लिया जाएगा? जे कैप लिया जाएगा। तो ये किस रो किस कॉलम में आएगा? फर्स्ट रो हो गया और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद। तो कौन कौन बचा? ये दोनों बचा, ये वाला और ये वाला। तो इसके मुख्य विकर्ण का गुणा करो आपस में। तो A1 क्या हो जाएगा? A1C2 माइनस A2C1। तो A2C1 लिख दो ऐसे। फिर उसके बाद क्या चलता है चिन्ह? प्लस। कौन सा कैप? के कैप। अब यहां देखो आगे, तो के कैप किस रो किस कॉलम में आ रहा है? जिस रो जिस कॉलम में आएगा उसको हम क्या कर लेंगे? बंद कर लेंगे। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद। तो ये दोनों बचा, तो इनके मुख्य विकर्ण का गुणा करो। तो क्या सूत्र बनेगा? A1 B2 माइनस क्या बनेगा? A2 B1। अब डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। जैसे पहला जो सवाल था उसको देख लो। पहला सवाल क्या है आपका? बोलो। वेक्टर ए बराबर I कैप माइनस 7j कैप प्लस 7 के कैप। वेक्टर बी का मान क्या दिया गया है? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो क्या कह रहा है? ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हमें दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया, डिटर्मिनेंट की सहायता से आप लगा लीजिए। तो डिटर्मिनेंट आपका क्या कहता है कि हम सर्वप्रथम ऊपर आई कैप, हाँ मैग्नीट्यूड का मान पूछ रहा है, तो बाद में इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाएगा। पहले हम क्या निकालेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का कॉन्सेप्ट हम किस सहायता से निकालेंगे? साइड की सहायता। तो ऊपर क्या चलेगा? आई कैप जे कैप के कैप। चिन्ह क्या चलेगा? प्लस माइनस प्लस चलेगा। तो इनको आप लिखो। तो ये आपका फर्स्ट ए वाला क्या है? इनके अदिश घटक लिखो। तो वेक्टर ए के अदिश घटक क्या है? इसका गुणांक कितना है? 1 है। इसका गुणांक कितना? -7। इसका गुणांक कितना? 7 है। इसका गुणांक कितना? 3 है। इसका गुणांक कितना? -2। इसका गुणांक कितना है? 2 है। ऐसे लिख लिए, मान निकाल लो अब। तो जब मैं आई कैप चलूंगा, आई कैप का मान निकालूंगा, तो ये किस रो किस कॉलम में आएगा? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बंद। तो इनके मुख्य विकर्ण का क्या करेंगे आपस में? 2 का गुणा -7 में करेंगे, कितना आएगा? -14। आगे सूत्र में क्या होता है? माइनस। ये माइनस और ये माइनस गुणे क्या कर देगा? प्लस, और 2 साथे 14 हो गया। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? दूसरे का जे कैप का चिन्ह क्या चलता है? माइनस जे कैप। तो माइनस जे कैप चलिए। तो ये किस रो किस कॉलम में है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो इस बार सेकंड कॉलम आप बंद कर दीजिए। तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, कितना होगा? 2। आगे सूत्र में क्या होता है? माइनस, और 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21 होगा। तो 21 आप लिख दीजिए। आगे चले तो क्या मिला? प्लस मिला के कैप का चिन्ह। तो के कैप लिखो यहाँ पर। अब इनका मान निकालो। तो ये किस रो किस कॉलम में आएगा? थर्ड कॉलम। तो इनको आप बंद करो। तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद। तिरिये गुणा -2 का गुणा 1 में करोगे, कितना होगा? -2। आगे चला तो सूत्र में क्या होता है? माइनस, और ये माइनस गुणे माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा। 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21। या आप इसी सूत्र को लिख लेना, सूत्र में रख देना, बात वही पड़ेगी। अब हल करो।
माइनस प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं? घटती हैं। तो 14 में से 14 गया जीरो। जीरो। जीरो का पूरा आई कैप में करेंगे जीरो, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिख ही दे रहे हैं जीरो आई कैप। माइनस प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं? घटती हैं। तो 21 में से 2 गया 19, लेकिन चिन्ह किसका? बड़े का, तो बड़े का माइनस, तो माइनस बुढ़े माइनस प्लस 19 क्या हो जाएगा? जे कैप। आगे बढ़ो, प्लस मिला प्लस 21 में से 2 गया 19, क्या हो जाएगा? के कैप। तो मान क्या निकल गया? 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। ये किसका मान आपका मिला? ये मान मिला है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान। कितने के बराबर हो गया? 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। इतना समझ में आया? यस सर। अब प्रश्न में कह रहा मैग्नीट्यूड, तो प्रश्नानुसार लिखिएगा। क्या लिखिएगा? प्रश्नानुसार मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर। तो मैग्नीट्यूड का मतलब उनके अदिश का घटकों का वर्ग करके जोड़ लेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 19 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग लिख दिए। तो आप हल करेंगे तो मान कितना होगा? 19 का वर्ग कितना होगा? 361। यहाँ भी 19 का वर्ग कितना होगा? 361। तो जब इनको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 करड़ी में 2 आएगा, क्योंकि जोड़ेंगे आप और उनका वर्गमूल निकालेंगे तो यही आपका आएगा 19 अंडर रूट 2। तो इनका मैग्नीट्यूड निकल गया। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो किसकी सहायता से निकालूंगा? सारणिक की सहायता से। यदि सारणिक की सहायता से नहीं निकालना चाहते हैं तो आप सूत्र में उठा के रख दीजिए। आई बात समझ में? यदि इससे भी नहीं निकालना चाहते हैं तो जिस प्रकार डॉट प्रोडक्ट में गुणनफल निकाला जाता था उसी प्रकार मैं अब क्रॉस वाले भी प्रोडक्ट में निकालूंगा। तो 3 तरीके हैं। आई बात समझ में? तो तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको सबसे अच्छा लगेगा उसी तरीके से लगा लेना।